हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एग्जीक्यूटिव में। और आज का हमारा टॉपिक है सेल। सेल आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था 10th क्लास के हिसाब से, और एग्ज़ाम के हिसाब से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, सेल के बारे में बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि जो सेल था वो डिस्कवर करा था रॉबर्ट हुक ने। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आया है, ठीक है। तो ये किसने डिस्कवर करा था? रॉबर्ट हुक ने। कब करा था? ये करा था 1665 में, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने जो है सेल का डिस्कवर करा था। सेल को हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका। तो मेन चीज़ मैं आपको बताऊंगा सेल के बारे में। तो इस तरीके का सेल जो रहता है ये हमारा एनिमल सेल रहता है, ठीक है। जो जानवरों में जो सेल पाए जाते हैं वो इसी का बना होता है। देखिए, सेल का मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। कोई भी बॉडी जो जीवित बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनी रहती है। छोटे छोटे सेल्स आपस में मिल जाते हैं इस प्रकार के, और वो क्या बनाते हैं? वो टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मतलब ऊतक। और यही टिश्यू मिल मिल के क्या बनाते हैं? ऑर्गन जो ऑर्गन्स होते हैं, मतलब जैसे लीवर हुआ है, हृदय हुआ, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें, स्टमक हुआ, किडनी हुआ, ये सब ऑर्गन है, ठीक है। इन ऑर्गनों को मिला के हम ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एक तंत्र बनाते हैं, ठीक है। ये ऑर्गन सिस्टम मिल के क्या बनाती हैं? बॉडी बनाते हैं, पूरी एक शरीर का संरचना करते हैं। तो ये एक साइकिल होती है, ठीक है। इस तरीके की साइकिल बनाई जाती है सेल से मिलके। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। तो इन सब संरचनाओं में सबसे जो छोटी इकाई है, द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। तो सेल के बारे में आपने बेसिक जाना कि सेल क्या होता है। अभी सेल के अंदर क्या होता है, सेल किस चीज़ से बने होते हैं, सेल के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल के ऊपर एक तरह से एक मेम्ब्रेन लगी रहती है, एक तरह से एक सुरक्षा कवच लगा रहता है इस तरीके का। इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इस सेल मेम्ब्रेन में क्या रहता है? सेल मेम्ब्रेन के दो तीन नाम और हैं। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब भी कोई पदार्थ इस सेल के अंदर आना चाहता है तो ये सेल मेम्ब्रेन चेक करती है कि ये पदार्थ इस सेल को नुकसान पहुंचाएगा या नहीं। उसी हिसाब से ये इसको अंदर जाने देती है। सेम इसी तरह से कुछ अवशेषी पदार्थों को सेल से बाहर भी जाने देती है, चुनिंदा को। तो मतलब एक तरह से ये सुरक्षा कवच है इस सेल का, ठीक है। तो इस तरीके को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक। तो सेल मेम्ब्रेन का आपने जाना कि इस तरीके का हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। अभी आप ये देख रहे हैं कि यहाँ लिखा होगा साइटोप्लाज्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा क्या होता है? ये आपने जितनी भी लिक्विड पदार्थ दिख रहा है इस सेल में, ये पूरा लिक्विड जितना भी है, ये जितना लिक्विड पदार्थ आपको ये सेल में दिख रहा है, इस सब को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? देखिए, मेनली साइटोप्लाज्मा के अंदर ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। बीच में आपका ये होता है, ये इस तरीके का ये होता है आपका न्यूक्लियस या नाभिक। सबसे मेन चीज़ यही पाई जाती है। जब अगर सेल टूटता है या विभाजन करता है तो उसमें जो विभाजन की प्रक्रिया में जो गुण होते हैं वो इस सेल से ही निकल के जाते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई। तो अभी हम पढ़ रहे हैं साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा ये जो लिक्विड पार्ट होता है पूरे सेल का, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। बस आपको इतना सा ही याद रखना है इसमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होता है वो प्रोटीन निर्माण करता है। प्रोटीन मतलब जो इस प्रोटीन जो सेल के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है, वो निर्माण करता है कौन? राइबोसोम्स। इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। तो राइबोसोम्स आपका क्लियर हुआ कि सेल के अंदर राइबोसोम क्या करता है? तो वो प्रोटीन का निर्माण करता है। अभी हम बात करें गोल्गी अपैरेटस की। तो ये गोल्गी अपैरेटस क्या होता है? जब राइबोसोम ने जो प्रोटीन बनाई उस प्रोटीन का पैकेजिंग वगैरह करना, ठीक है। पैकेजिंग मतलब इकट्ठा वगैरह करना, उसका मॉडिफिकेशन करना, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना, तो ये सब काम कौन करेगा? गोल्गी अपैरेटस करता है। क्या? मॉडिफिकेशन करना, स्टोरेज करना और पैकेजिंग करना। स्टोर करके भी यही रखेगा, ठीक है, क्योंकि किसी ने बनाई है तो कोई ना कोई तो स्टोर करेगा। तो ये किस चीज़ की? प्रोटीन की ही स्टोरेज करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा, पैकेजिंग करेगा। अभी ये यहाँ तक प्रोटीन गया कैसे? तो प्रोटीन को पहुँचाने का काम या ट्रांसपोर्ट करने का काम वो कौन करता है? तो
इस चीज़ की जो वो रहता है, मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम जो रहता है वो रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अभी ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि ये रहा, और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें फ़र्क क्या है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसमें फ़र्क ये है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होता है, मतलब ये वाली चीज़ इसके साथ ऑलरेडी यहाँ अटैच होती है। देखिए आपको येलो येलो दिख भी रहे होंगे। ठीक है, ये इस तरीके के डॉट यहाँ पर बने हुए हैं। तो अगर जिसके साथ राइबोसोम अटैच होगा वो होगा हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके पास राइबोसोम्स अटैच नहीं होंगे उनके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो ये क्या करता है, ये जो प्रोटीन जो राइबोसोम्स बनाते हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है पूरे सेल में। जहाँ भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है ये पहुँचाता है। ठीक है, कौन पहुँचाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको क्लियर हुआ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक सॉफ्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रेटिकुलम होता है जिसके पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं। स्मूथ वाले के पास राइबोसोम्स खुद के नहीं होते। कार्य क्या होता है कि ये पूरे सेल में प्रोटीन पहुंचाने का या ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। मेनली यही इसका काम है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अभी हम अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्या है हमारा कि इसमें ये पढ़ लिया हमने रफ एंडोप्लाज्मिक। हाँ, सबसे मेन चीज़ होती है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहता है, ये इस सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। क्या प्रोवाइड करवाती है, एनर्जी। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करवाती है एनर्जी। मैं इसके बारे में और डिटेल में बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, खुद का राइबोसोम्स भी होता है प्रोटीन निर्माण के लिए, कि वो खुद की प्रोटीन भी बना सके जब उसको ज़रूरत पड़े। वो एनर्जी बनाती है। ठीक है, एनर्जी बनाती है 38 एटीपी, एंडोट्राइफॉस्फीन नामक 38 एटीपी ऊर्जा ये सेल को प्रोवाइड करवाती है, जिससे सेल फलता और फूलता है। ठीक है, तो ये पूरी जो एनर्जी बनाती है ये पूरे उसमें पहुंचाना है, पहुंचाती है, जिससे सेल एक जीवित रहता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहता है, पावर हाउस ऑफ सेल है जो कि एनर्जी का निर्माण करते वक्त करता है। 38 ऊर्जा उत्पन्न करता है एंडोट्राइफॉस्फेट के रूप में। खुद का राइबोसोम्स होता है, खुद का डीएनए भी होता है इसके पास। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड भी ये अपने पास रखता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आया आपको क्या क्या करता है। ठीक, अभी ये आपको न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिख रही होगी। ठीक है, ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्मा है, जो लिक्विड पार्ट है, वहाँ से कोई अगर पदार्थ इसके अंदर आता है तो वो चेक करती है कि इसे आना चाहिए कि नहीं, फिर उसके बाद ही वो अंदर आने देती है न्यूक्लियस के अंदर उस चीज़ को। ठीक है, तो एक तरह से छन्नी का काम करती हैं ये जो मेम्ब्रेन होती हैं वो। ठीक है, तो न्यूक्लियस के ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी आपको ये समझ में आ गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी आप ये देखिए लाइसोसोम्स क्या करते हैं। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, इसमें जितने भी वेस्ट पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको ये मतलब ख़त्म करता है, या एक तरह से इस की जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनकी साफ़ सफाई करता है, सेल की साफ़ सफाई करता है। और जब ये सेल एक तरह मतलब बहुत ख़राब हो जाएगा या फट जाएगा या फिर इसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये एक तरह से ख़राब होने लगेगा, तो लाइसोसोम्स क्या करता है, इस पूरे सेल को नष्ट कर देता है। इसके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि इस पूरे सेल को पचा देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। तो इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। मतलब ये खुद सुसाइड करता है, सेल को भी साथ में ख़त्म कर देता है जब उसको ऐसा लगता है कि सेल अब ख़त्म होने वाला है, या सेल में कोई कुछ इस तरीके का पदार्थ आ गया है जिससे सेल बुरी तरह से ख़राब हो रहा है, उसे अब सही नहीं करा जा सकता, तो इस पूरे सेल को ये ख़त्म कर देता है। तो इसे हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। उसके बाद आप देखेंगे ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस नाभिक बहुत ही सबसे अच्छी मेन जो सेंट्रल है, मतलब जहाँ से पूरा सेल उसको एक सेंट्रोसोम माना जाता है। मतलब यहाँ से पूरा जो सेल है वो एक तरह से कंट्रोल होता है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से कंट्रोल होता है, सीपीयू उसका मेन पार्ट होता है, उसी तरह से किसी सेल का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस। ठीक है,
अभी ये देखिए, अब ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर भी, ये न्यूक्लियस है आपका, ये वाला पार्ट आपका न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक होता है न्यूक्लियोस, ठीक है। ये नीचे, ये अंदर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पार्ट होता है ये होता है आपका न्यूक्लियोस। अभी इस न्यूक्लियोस के अंदर भी क्या होते हैं आपके, होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स होते हैं किसके अंदर, न्यूक्लियोस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोस, न्यूक्लियोस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर भी क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं आपके डीएनए, आरएनए, ठीक है। डीएनए आरएनए आपके किसके अंदर होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर, और इनकी सबसे छोटी इकाई होती है जीन, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। मैं एक बार और बता देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। तो इसमें सबसे जो लिक्विड, ये जो आपका ये वाला पार्ट है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, और इसके अंदर ये वाला पार्ट है, ये न्यूक्लियोस है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है आपका क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, डीएनए। डीएनए के अंदर, डीएनए किससे बने होते हैं, इसकी सबसे छोटी इकाई होती है जीन। अभी देखिए क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जब ये सेल विभाजन करता है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल कन्वर्ट होता है, तो ये क्रोमोसोम्स के जो पार्ट होते हैं ये यहाँ से ब्रेक होते हैं, और ये सेम प्रॉपर्टी अपने जैसा ही एक सेल का निर्माण करते हैं। उसमें भी सेम क्रोमोसोम्स बीच में से डिवाइड होता है, आधा इधर जाता है आधा उधर जाता है, वो एक अलग प्रक्रिया है। उसके अंदर हम डिटेल से जानेंगे, कभी मैं उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, किस तरीके से विभाजन होता है, किस तरीके से सेल डिवाइड होता है, ठीक है। तो वो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम से डिवाइड होता है। तो एक न्यूक्लियस, आधा पार्ट इस सेल में चले जाता है, आधा पार्ट इस सेल में, और एक आइडेंटिकल सेल का निर्माण करता है, एक सेल दूसरे सेल को। तो वो क्रोमोसोम्स, मतलब इनके जो डीएनए और आरएनए जो है, जीन है, वो दोनों में समान होते हैं। तो एक सेल दूसरे समान सेल का निर्माण करता है एक तरह से। तो विभाजन में सबसे ज़्यादा यूजफुल होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, डीएनए आरएनए, उनके अंदर होते हैं उनके जीन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हेरिडिटी प्रॉपर्टी। माता पिता से जो बच्चों में गुण आते हैं वो क्रोमोसोम्स के जरिए ही आते हैं, ठीक है। तो इन सेल्स में वो गुण होते हैं क्रोमोसोम्स, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, ठीक है। देखिए अभी इसमें हम देखेंगे वेसिकल्स। मैं आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो वेसिकल्स जो रहते हैं वो मतलब अवशिष्ट पदार्थ जो हैं उनको बाहर निकालने के लिए एक छेदनुमा आकार के होते हैं। इनसे जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, इन सेल्स के ज़रिए, इन सेल के अंदर, ठीक। तो इस तरीके के जो प्रोसेस होती है वो हमारी बेसिक सेल में होती है। हमने बिल्कुल डिटेल में जाना है कि इस सेल में क्या क्या होता है, और यहीं से आपके क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में बनते हैं, ठीक है। तो हमने जाना कि अभी इसी तरह से प्लांट सेल भी होता है। तो प्लांट सेल में दो तीन चीज़ें होती हैं, वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं इस सेल से, एनिमल सेल से। ये हमारा एनिमल सेल था, ठीक है। और प्लांट सेल में थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। उसके अंदर ये जो अपना सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर भी एक और मेम्ब्रेन होता है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। उस तरीके का वो आकृति रहती है, तो वो हम बाद में देखेंगे। आज हमने देखा एनिमल सेल, सेल के अंदर क्या क्या होते हैं, ठीक है, वो हमने जाना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।